बचपन से मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत, जिसको अभी भी आप बोलोगे तो मतलब गांव से बिलोंग करते हैं एंड उनको उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। कि आजकल के बच्चे जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और एक्चुअली में काफी ज्यादा बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ ना, मुझे पता चला कि मेरे डैड की जो जॉब थी वो चली गई। वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर और आज हमारे साथ कनेक्टेड है केमिस्ट्री के नंबर 1 टीचर, जो इनका नाम एक्चुअल में गूगल में भी रिकमेंड करते हैं। सो हमारे सामने एक पेज है यार, ग्रेविटी सर्कल के ओनर मिठुजय सर। मैं सर एक्चुअल में आपने आप किससे ही पढ़ा था 11th से 12th क्लास में। सो मैं चाहता हूँ, बहुत बच्चे आपकी टीचिंग स्किल के बारे में जानते हैं लेकिन आपकी स्टोरी के बारे में कोई नहीं जानता। आपका बचपन कहाँ बीता, आपने टीचिंग स्टार्ट क्यों करी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप पहले स्टार्टिंग में अपनी थोड़ा सा स्टोरी बताएं कि आपका बचपन कैसा था। ओके, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच है मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इस तरीके से मेरी स्टोरी सब तक पहुँचाने की ट्राई करी। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच। अब बचपन की बात करूँ तो यार है ना, बिल्कुल एक एवरेज फैमिली में मेरा मतलब जन्म हुआ था, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान ने वो सब प्रोवाइड किया जो मुझे मतलब एक एवरेज स्टूडेंट को या एक एवरेज बच्चों को नहीं मिलता। मैं इकलौता बच्चा हूँ अपने मम्मी पापा का एंड बचपन से मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत, जिसको अभी भी आप बोलोगे तो मतलब गांव से बिलोंग करते हैं एंड उनको उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन दिया एंड एक एवरेज बच्चे को जिस चीज की नीड होती है उससे सब कुछ मतलब ज्यादा ही दिया। मतलब बहुत पैम्पर करके रखा एंड कुछ गलत डिसीजंस मैंने लाइफ में लिए, लेकिन पेरेंट्स का बहुत शानदार सपोर्ट रहा एंड आई थिंक उसी वजह से आज यहाँ पर आप लोग मुझे सब देख पा रहे हो। वेल सर, तो टीचिंग स्टार्ट क्यों करी, ये भी मेरा क्वेश्चन था कि टीचिंग स्टार्ट क्यों करना था आपको। देखो, इसके पीछे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आई होप सबको मजा आएगा सुनने में, मतलब कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी लाइफ किसी ईसीजी के ग्राफ से कम नहीं है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं, जैसे आपको सबको मालूम है, महू से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर कोई इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है। सो मैंने बी फार्म किया था। बी फार्म के साथ में पढ़ते पढ़ते पता चला कि नहीं यार, लाइफ सिर्फ बी फार्म तक नहीं सीमित रह सकती, कहीं ना कहीं मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैंने उस समय कैट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा। बहुत मेहनत करी, लगभग 1.5 साल तक मेहनत करी और कैट में 99.47 परसेंटाइल ले आया एंड इंडिया के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो गया। जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ ना, मुझे पता चला कि मेरे डैड की जो जॉब थी वो चली गई है एंड उस समय मेरे कॉलेज की फीस थी लगभग 15 लाख रुपए 2 साल की। एंड मुंबई में, क्योंकि मेरा एडमिशन हुआ था नारसी मुंजी कॉलेज में मैनेजमेंट के लिए, सो वहां पर एक महीने का रहने का खर्चा इतना था जितना मेरे डैड की सैलरी भी नहीं थी। सो दिल पे पत्थर रख के मम्मी का सपोर्ट लेके, मेरे पापा तो इस चीज के बहुत अगेंस्ट थे, लेकिन मेरी मम्मी का सपोर्ट लेके आए कैम बैक और मैंने अपना NMIMS से ड्रॉप आउट कर लिया 2 दिन के अंदर। देन घर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह चली। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब M.Pharm करते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी। वहां पर मुझे पता चला कि एक स्कॉलरशिप होती है DST। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करते हो तो आपको 50,000 रुपए महीना मिलेगा PhD करने के लिए। उस समय मेरे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट था। सो मैंने पूरी मेहनत करी 2 साल और M.Pharm में टॉप किया। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी टॉप करा, गवर्नमेंट ने वो स्कॉलरशिप भी बंद कर दी। सो PhD का ड्रीम भी टूट गया। देन फिर मुझे अमृता से पता चला कि एजुकेशन के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है और जो ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, थोड़ा सा मतलब अगर आपका केमिस्ट्री वगैरह अच्छा हो तो आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। सो फिर वहां से धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया टुवर्ड्स एकेडमिक्स। सो फिर उसके बाद में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सर केमिस्ट्री में एक मतलब आपको केमिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट आने लगा फिर। आपकी मैंने वीडियो देखी, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री का पढ़ाने का तरीका मतलब यूट्यूब पे बेस्ट है, तो कैसे मतलब आपने उसको कैसे इंप्रूव किया। देखो, केमिस्ट्री का एक्चुअली क्या था कि जब मैं फार्मेसी कर रहा था ना, तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो मेडिसिनल केमिस्ट्री था। सो जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर 11-12 की केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मतलब इनफैक्ट अभी भी अगर आपने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मॉरिसन एंड बॉयड, हमारी फार्मेसी में वही बुक चलती थी। सो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं फार्मेसी में केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मजा आने लगा और मैं, मेरे साथ में मेरे जो क्लासमेट्स होते थे उनको केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती थी, तो उनको मैं पढ़ाता था। तो मैं उनको पढ़ाने लगा और मुझे पढ़ाने में मजा आने लगा और मेरे साथ के दोस्त बोलने लगे कि यार तू तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, टीचर से अच्छा तू पढ़ाता है, तो हमको एग्जाम के पहले पढ़ा दिया कर। तो वहां से थोड़ा सा मतलब पढ़ाई भी मेरी शुरू हो गई, पढ़ाना भी शुरू हो गया इन लोगों को। अब सर ये क्वेश्चन ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा विवाद भी खड़ा कर सकता है कि हमें एक्चुअल में ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ट्यूशन बेहतर है या यूट्यूब बेहतर है, आपके अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात तो अगर आप यूट्यूब पर पढ़ना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। देखो, बेस्ट इसलिए क्योंकि आज की तारीख में क्या हो गया, एजुकेशन एक तरीके का बिजनेस बन गया है। हर कोई चाहता है कि यार आप पैसे दो और अब मेरे पास पढ़ने आ जाओ।
लेकिन आप देखोगे कि YouTube पर अभी इतने सारे एडुकेटर्स और इतना ज्यादा हिडन टैलेंट है टीचर्स के अंदर कि आपको लगभग सब चीज वहां मिल सकती है। तो अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से भी ऐसे हैं कि यार चलो ठीक है, मेरे पास में ज्यादा पैसा नहीं है, मैं अगर स्कूल की फीस अफोर्ड कर पा रहा हूँ, ट्यूशंस की नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल यूट्यूब पर पढ़ सकते हो। बस आपको एक अच्छा एडुकेटर सर्च करना होगा, एक अच्छा टीचर सर्च करना होगा और आप उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट करके पढ़ सकते हो। अगर आप ऑफलाइन जाना चाहो तो देखो, ऑफलाइन के अपने मजे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर से बाहर ना निकलो, क्योंकि ऑनलाइन का एक डिसएडवांटेज ये है कि कहीं ना कहीं आप घर में बंधे रह जाते हो। क्योंकि हम लोग भी जैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, तो हमारे साथ भी ये होता है कि जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो सब बाहर जाके जॉब करते हैं और मैं दिन भर अपने स्टूडियो में यहाँ पर बैठा रहता हूँ, कभी नोट्स बना रहा हूँ, कभी क्लास ले रहा हूँ, तो मेरा सोशल एक्सपोजर वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन निकलते हो तो आप कई लोगों से इंटरेक्ट करते हो, कई लोगों से मिलते हो, कई आइडियाज आते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो ऑफलाइन में बाहर जाने के लिए तो आप वो चूज कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन तो हमेशा आपकी पॉकेट में पड़ा है। अगर आपको रात को 10 बजे भी पढ़ना है और आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप ग्रेविटी सर्कल खोल के पढ़ सकते हो, आप किसी भी चैनल से खोल के पढ़ सकते हो। तो आप आज का जमाना अब हाइब्रिड मोड का है। आप ऑफलाइन भी करो और आप ऑनलाइन भी करो, क्योंकि आपके पास में एक्सेसिबिलिटी है। हमारे टाइम पे ये सब नहीं हुआ करता था। अब देखो ना सर, हम वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें डिस्ट्रक्शन बहुत हो जाता है। तो ये डिस्ट्रक्शन को कम कैसे कर सकते हैं हम? इसका सॉल्यूशन क्या है डिस्ट्रक्शन को कम करने का? देखो, डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे मेरे हिसाब से जो डिजिटल अब डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो, लाइक व्हाट्सएप का अगर एक नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम पर, अब आप इसको अपना एक फ्रेंड मान लो। अब हम लोग कितनी कोशिश कर ले, हम कितना ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लें, आप कितने ही स्ट्रेटेजी लगा लो, आप इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। आप छोड़ो, मैं नहीं कर सकता। लाइक मैं भी कभी कभी पढ़ा रहा होता हूँ और मुझे अगर लाइव क्लास में भी कई बार कुछ नोटिफिकेशन 5-7 बार आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोचता हूँ कोई मेरी रील वायरल तो नहीं हो गई, मतलब ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो मैं चलती क्लास में कई बार हाथ मोबाइल पे चले जाता है। खैर वो तो उस समय हम कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप अब इसको एक हैबिट बना लो, ठीक है? मतलब एक डिस्ट्रैक्शन आवर अपना एक डिसाइड कर लो कि यार दिन में 1 घंटा तो मेरे को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना ही है, टेलीग्राम पे बात करना ही है, बैठे बैठे किसी चीज का स्नैप बनाना ही है। लेकिन आप उसके साथ में ये भी सोचो कि आपका एक्चुअली आज काम क्या है। वो बोलते ना, एक बनिया बुद्धि, मतलब जो एक इंसान होता है, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, वो हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचता है। मतलब वो सोचता है कि अगर मेरी दुकान पे कोई चीज खाली पड़ी हुई है तो अगर मैं इसको बेचूंगा तो क्या मेरे को पैसा मिलेगा। यही कुछ ओरिएंटेशन आप अपनी स्टडीज में लगा सकते हो कि चलो ठीक है, मेरे को इंस्टाग्राम चलाना, मेरे को मजा आ रहा है, लेकिन क्या इससे लॉन्ग रन में मेरा फायदा है? क्या मैं आज से 2 साल बाद इंस्टाग्राम रील चला के किसी दूसरे को फेमस करके क्या खुद का कुछ भला कर सकता हूं? आप कितना ही कच्चा बादाम सुन लो भाई, कच्चा बादाम वाले तो बिग बॉस में आके बैठ जाएंगे, करोड़ों रुपए की उनको इनकम हो जाएगी। आपका क्या फायदा हो रहा है? आपके लाइक से वो कच्चा बादाम बन रहा है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ठीक है, लेकिन फिर आप लोगों को अपने आप को रिकॉल करके, रिकलेक्ट करके अपनी स्टडीज पे, अपने पर्टिकुलर एम पर टारगेट करना चाहिए कि चलो ठीक है, अब मैंने डिस्ट्रैक्शन आवर मेरा हो गया, अब मैंने सारी इंस्टाग्राम वगैरह चला ली, मेरा पेट भर गया, अब मैं 2 घंटे बैठूंगा और सॉलिड तरीके से पढ़ने बैठूंगा। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये सारी एप्स आपको बंद कर देनी चाहिए, भले मोबाइल एयरप्लेन मोड पर डाल दो। एक और क्वेश्चन था सर कि हमें स्टूडेंट लाइफ में क्या मोटिवेशनल वीडियो देखनी चाहिए? देखो, मोटिवेशन टेम्पररी चीज होती है। जैसे मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आप बहुत सारे जो लोग होंगे वो अभी मेरा पॉडकास्ट सुन के बड़ा एनर्जाइज फील करने लगेंगे, नहीं यार इसने अपनी लाइफ में कुछ फोड़ा है, मैं भी फोड़ूंगा। लेकिन वो मोटिवेशन कब तक चलेगा? आप सोओगे, सुबह उठोगे, दोपहर में 2-2:30 बजे खाना खाया, आलस आ गया, काम करूंगा, कल से चलूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे, कल से करेंगे। तो मोटिवेशन तो हमेशा टेम्पररी होता है। आपकी लाइफ में अगर आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है ना, तो एक ही चीज होनी चाहिए कि आपको अपने पेरेंट्स देखने चाहिए। यार आप देखो, आज अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अपनी लाइफ में कोई अच्छा करो, तो वो क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लाइफ में वो सब चीजें शायद मिस कर दी। आज बहुत कम लोग होंगे जिनके पेरेंट्स एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो मॉर्निंग टू इवनिंग स्ट्रगल कर रहे होंगे, मदर्स स्ट्रगल कर रही होंगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो होगी और वो चाहते कि हमारा बच्चा हमारे आगे जाए। तो अगर आपको लाइफ में पक्का मोटिवेशन चाहिए ना, तो वो आपके मम्मी पापा का चेहरा है। एक बार उनका चेहरा और उनके पीछे का दर्द और डर अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन था सर कि हमें स्टडी में कितना टाइम देना चाहिए? मतलब एक दिन में हमें मैक्सिमम कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए? देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अब जैसे मान लो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको पढ़ना पसंद है, तो वो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा।
और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो उसके लिए तो पढ़ाई बोझ है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमको ये समझना पड़ेगा कि लाइक आप 9th-10th के स्टूडेंट हो, तो आपको दिन में 1 घंटा मैथ्स को डेडिकेट करना है, 1 घंटा आपके साइंस को, सोशल साइंस को और ऐसे सब्जेक्ट डेडिकेट करना है। क्योंकि आज के टाइम पे देखो, आप लोगों को स्कूल भी जाना पड़ेगा, 8-8, 9-9 घंटे स्कूल खा जाता है, 3-3, 4-4 घंटे आपके कोचिंग वाले खा जाते हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। सो मेरे हिसाब से दिन में 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी को डेडिकेट नहीं करना चाहिए, वो भी जब एग्जाम नजदीक आ जाए। तो नॉर्मल टाइम पीरियड में आप ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ और वहां पर अटेंटिव रहो कि क्या पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहा है वो बंदा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। वो आ गया ना, तो घर जाके 1 घंटा बैठ के रिवाइज करो, बाकी चिल करो। लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि हमको किताबी कीड़ा बनना है, आपको और भी कई चीजें सीखनी है। आप स्पोर्ट्स में ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ा दोस्तों के साथ हैंग आउट करो और देखो आसपास क्या चल रहा है। अब केवल जॉब लेने के लिए पढ़ाई मत करो, अब कुछ ऐसा करो यार आप सब लोग की जॉब दो, एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, बिजनेस कैसे खड़ा करना है, क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या मार्केट में बिक रहा है, इसको भी ऑब्जर्व करो। केवल किताबी कीड़ा बनने से किसी और की जॉब करने में मजा नहीं आएगा। वेल सर, एक और क्वेश्चन था कि अभी देखो ना, अभी 12th के रिजल्ट आने वाले हैं। सो बहुत सारे मॉम डैड जो होते हैं वो कहते हैं कि यार अगर 12th में तुम्हारी परसेंटेज कम आएगी तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या इसकी रियलिटी सच है? आज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मेरे को ही ले लो। मेरा 10th में 64% बना था और 12th में भी कुछ 68-69% बना था, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। आज की तारीख में आपको जॉब मार्क्स या परसेंटेज देगा ही नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाइक मैं अभी अनअकैडमी पे काम कर रहा हूँ अलॉन्ग विद ग्रेविटी सर्कल। क्या लगता है आपको कि अनअकैडमी वालों ने मेरी 12th की मार्कशीट देखी होगी या मेरे M.Pharm की मार्कशीट देखी होगी? उन्होंने ये देखा, उन्होंने देखा कि ये पढ़ाता कैसे, इसके चैनल पे बच्चे आ रहे कि नहीं, मतलब बंदे में पढ़ाने के लिए दम है बस। और आप अच्छे टीचर हो तो आजकल जो वैल्यू है ना, वो स्किल की वैल्यू है। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन आपके पास में एक स्किल होना चाहिए आज की तारीख में। जैसे आप अपना खुद का एग्जांपल ले लो, आपने इतना बड़ा यूट्यूब चैनल खड़ा कर दिया, तो कोई स्किल है? आज आपने मेरे को अप्रोच कर रहे हो आप कि नहीं सर मैं आपके साथ में एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने देखा था कि आई थिंक अपने फिजिक्स बाबा गैंग वाले जो सर हैं, हाँ फिजिक्स बाबा, आपने उनके साथ में पॉडकास्ट किया, तो ये आपके अंदर क्या है, ये एक आग है कि नहीं यार मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल को बड़ा करना है, मेरे को यूट्यूबिंग करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपका शॉर्ट्स तो मैं शॉर्ट्स डाल दूं, नहीं, अब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैसेज स्प्रेड करना चाह रहे हो, तो ये आपका स्किल हो गया ना। तो आज की तारीख में केवल पढ़ाई से स्किल नहीं आ सकता, आपको अपने स्किल को तलाशना है और आपको उस पर वर्क करना है पढ़ाई के साथ। तो कम परसेंटेज आते हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। इनफैक्ट आज की तारीख में तो कोई कॉलेज भी परसेंटेज को इतना ज्यादा मैटर नहीं देता, सिर्फ एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि भैया 70% के ऊपर ले आओ, बाकी सब तो आपके स्किल पर डिपेंड कर रहा है। तो वरना एंट्रेंस एग्जाम ही बंद हो जाए, चलो IIT बंद कर देते, 99% ले आओ, IIT में एडमिशन ले लो। तो ये एग्जाम्स वगैरह सब आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए होती है। तो परसेंटेज कम आता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है, गो विद इट, कुछ नहीं होता। सर एक और क्वेश्चन था कि स्टूडेंट लाइफ में चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना आपके अकॉर्डिंग सही है? देखो अब यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो बात होती है ना, इसको मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूँ। टीचर हूं ना, क्लासिफाई करने की आदत है। पहला ये कि आपको अगर कोई लड़का पसंद है, आपको कोई लड़की पसंद है, आप उसको अप्रोच करना चाह रहे हो, बात बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। मतलब एक ऐसी फीलिंग होती है कि आप दिन रात उसके ख्यालों में खोए हुए हो, रात में ईयरफोन लगा गाने में भी उसको इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, आप लकीली उसको अप्रोच भी कर लेते हो और आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हो। अब रिलेशनशिप में आने के बाद आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो? लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो टेम्पररी रिलेशनशिप रखते हैं, 1 साल मतलब साथ में रहेंगे, फिर कॉलेज बढ़ जाएगा तो अलग हो जाएंगे। ये आपके टाइम को वेस्ट कर सकता है। आप रिलेशनशिप में हो, कोई बात नहीं, आप रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी वजह से आपका जो मैंने गोल बताया वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप आपके दोस्तों के साथ घूम के ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार अगर मैं ये जूस वाले की दुकान देख रहा हूं तो दिन भर में कितना कमा पा रहा है, ये आप दोस्तों से बात कर रहे हो। आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के बात कर लो कि यार ये जूस वाला कितना कमा रहा होगा, सैंडविच वाला कितना कमा रहा होगा। मतलब अल्टीमेटली द एम इज टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। रिलेशनशिप्स बीच में आएंगे, अट्रैक्शन आएगा, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करेंगे, हो सकता है रिलेशनशिप में आते, तो कॉमन बात है, इसमें कोई ऐसा वो बात नहीं है कि नहीं यार ये तो बहुत बुरी चीज है। अनलेस अंटिल आप कोई गलत स्टेप ना लो, आपकी अभी एज छोटी है तो आप पहले अपने करियर पर ध्यान दो। कई लोग ऐसा करते हैं जैसे कि कई बार न्यूज आती है कि घर से भाग जाते हैं, तो अभी इस एज में जब आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, आप एक दूसरे को नहीं संभाल सकते, तो आप अपने करियर पर फोकस करो, साथ में मिलकर ग्रो करो। इनफैक्ट आप ऐसा सोचो कि साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, बिजनेस आइडिया शेयर करो, स्टडी करो, और एक पर्टिकुलर एज में पहुंचने के बाद नोबडी विल से नो। भाई सबको, आपके पेरेंट्स को भी यकीन हो जाएगा कि हमारे बच्चे ने इतना अचीव किया, मतलब कुछ
इसके अंदर दम होगा तो ये लड़का अगर पसंद करके लाई है, लड़की पसंद करके लाया, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं होगी। अब सर एक और क्वेश्चन था कि आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं और उनके कम परसेंटेज आते हैं इस वजह से। तो उस डिप्रेशन को हम कैसे भगा सकते हैं, कैसे दूर करें? देखो, डिप्रेशन कोई एकदम से इंस्टेंटली आने वाली चीज नहीं है। क्या होता है, बाय द टाइम ये चीज अपने अंदर डेवलप होती है। अब डिप्रेशन कैसे डेवलप होता है कि किसी, ये अगर कोई पॉडकास्ट पेरेंट्स सुन रहे हैं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट तो मैं पेरेंट्स के लिए कहूंगा कि कभी भी अपने बच्चे पे ना अनइवन सा प्रेशर मत क्रिएट करो। देखो, डिप्रेशन में आने के क्या रीजन हो सकता है? पहला तो माँ बाप कंपेयर करते हैं, क्या वो पर्टिकुलर पर्सन तो इतना परसेंटेज ले आया था, तेरा कजिन तो इतना परसेंटेज लिया था। इनफैक्ट एक घर में दो भाई बहनों के बीच में कंपैरिजन होने लग जाता है कि तेरे भैया से सीख या तेरी दीदी से सीख, वो तो ये बन गई, तू तो कुछ नहीं कर पाया। क्या होता है, हर इंसान एक अलग मेंटालिटी, एक अलग तरीके का स्किल लेके पैदा होता है। भाई, आपका थंब इंप्रेशन आपके पापा जैसा तो नहीं होगा, आपका थंब इंप्रेशन आपके भाई या बहन जैसा भी नहीं होगा। तो क्योंकि भगवान ने आपके थंब इंप्रेशन तक को अलग किया है, मतलब आपके अंदर कुछ अलग स्किल है। अभी वो आपके पेरेंट्स को दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के साथ हम लोग काम करते हैं। हमको लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है क्योंकि आपको वो बचपन में सिखाया गया है। तो यहां पर क्या होता है कि पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, पेरेंट्स अनइवन सा प्रेशर क्रिएट करते हैं बच्चों पे कि तेरे को तो पढ़ना है, इतने परसेंटेज लाना है, तू नहीं लाया तो देख लेना। तो कहीं ना कहीं एक ये यहां से डेवलप हो जाता है। दूसरा पॉइंट बच्चों के लिए है कि अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करना सीखो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों। जो दिल का गुबार है वो निकाल दो, वो बोल दो सामने वाले को कि यार मेरे को तो यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डर लग रहा है, मेरे को यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जब अंदर की चीज बाहर आ जाती है ना तो डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि ऑफलाइन में या घर से बाहर निकलने का एक फायदा ये होता है कि आप सोशलाइज कर पाते हो। जितने ज्यादा लोगों के साथ रहोगे उतना ज्यादा खुल के बोलना सीखोगे। और जब आप पेरेंट्स को कोई चीज नहीं बोल पाते और अगर दोस्तों को बोल देते हो ना तो भी आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। फिर घर जाके अगर पेरेंट्स वही टेंटे पे थोड़ी देर करते हैं तो आपको मालूम है अगले दिन फिर सुबह स्कूल जाके दोस्तों के साथ मिलने वाला हूँ, फिर दिल का गुबार निकाल दूंगा। तो डिप्रेशन केवल उसी केस में आता है कि जब आप घर में बंधे रह जाते हो और किसी को अपने दिल की बात नहीं कह पाते हो। बस दिल की बात बोलना सीख लो, 90% केसेस में डिप्रेशन अपने आप ही दूर हो जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में आए। और मैं एक्चुअल में क्लास 12th वाले बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 11th या 12th वाले, तो आप सर का चैनल चेक कर सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। प्लेजर प्लेजर प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक यू सो मच। आई होप आप सब लोग थोड़ा सा मेरी बातें सुन के मोटिवेट तो नहीं बट हल्का सा इंस्पायर हुए होंगे। एंड मुझे भी इस चैनल पर, पॉडकास्ट पर आकर बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आप लोग भी इस तरीके के और पॉडकास्ट वगैरह देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना इस चैनल को। ये बहुत एक जेम चैनल है जो एक बच्चे ने इतनी कम एज में क्रिएट किया, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग तो आपके सामने ये बंदा बैठा है जो आपको इंस्पायर कर रहा है कि इतनी छोटी एज में भी इतना सब कुछ अचीव किया जा सकता है। तो कूडोज यार, थैंक यू सो मच।